आपको एक मूवी याद है, सूर्यवंशम? याद होगा। अरे वही जहरीली खीर वाली, सोनी मैक्स पे आती रहती है। उस मूवी में क्या दिखाया है, अमिताभ बच्चन जो है ना, वो खुद ही बेटा बना है, खुद ही बाप बना है। बायोलॉजिकली क्या ये पॉसिबल है? हेलो मेरे फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हो? मेरा नाम है अमन गुप्ता और आज मैं आपको सिखाऊंगा बायोलॉजी क्लास 12th का चैप्टर नंबर 1, रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट्स। अब हमको जानना है कि सबसे पहले रिप्रोडक्शन क्या होता है। 10th में तो आपने पढ़ा ही होगा, तो रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन भी याद होगी। क्या है रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन? इट इज द प्रोडक्शन ऑफ यंग वन एज सिमिलर एज देयर पेरेंट्स, है ना। मतलब प्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन करना अपने ही जैसे किसी का रिप्रोडक्शन करना, इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन। तो इसकी डेफिनेशन कैसे लिखेंगे हम, देखिए। रिप्रोडक्शन इट इज प्रोडक्शन ऑफ यंग वन या ऑफ स्प्रिंग लाइक पेरेंट्स। तो ये हमारा हुआ रिप्रोडक्शन का डेफिनेशन। अच्छा, अब देखो, रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट्स बोला है। अब ये लोअर एंड हायर प्लांट्स क्या होता है, तो ये जानने के लिए आपको पता होना चाहिए चैप्टर नंबर 3 आपका 11th स्टैंडर्ड का। कौन सा था वो चैप्टर? किंगडम प्लांटे। किंगडम प्लांटे में हमने क्या देखा था? दो डिवीजन हो रहे थे या दो क्लासिफिकेशन थे किंगडम प्लांटे में। प्लांट्स के दो क्लासिफिकेशन हुए थे, क्रिप्टोगैम्स, फेनोरोगैम्स। क्रिप्टोगैम का क्या मतलब था? क्रिप्टो मीन्स हिडन, गैम्स का मीन्स गैमेट, मतलब हिडन गैमेट्स। फेनोरोगैम्स का क्या मतलब था? फेनोरो मीन्स विजिबल, गैम्स का मीन्स गैमेट, मतलब क्या हो गया? विजिबल गैमेट्स, है ना। अब देखो, क्रिप्टोगैम्स में 3 डिवीजन थे। क्या थे वो 3 डिवीजन? थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। ये लोअर प्लांट्स में आ जाते हैं। अब हायर प्लांट्स में क्या आएगा? हायर प्लांट्स में हमारे फेनोरोगैम्स वाले, जो उसके 2 डिवीजन क्या थे, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये हमारे हायर प्लांट्स में आ गए। अभी इन प्लांट्स में रिप्रोडक्शन कैसे होता है, यही हमको इस लेसन में जानना है, ठीक है। अब रिप्रोडक्शन तो जानना है, रिप्रोडक्शन के टाइप्स क्या क्या होते हैं। अच्छा, उससे पहले एक जान लेते हैं कि रिप्रोडक्शन का इंपॉर्टेंट क्या है, क्यों इंपॉर्टेंट है रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन हमको इंपॉर्टेंट है, हमारी जो लाइफ की कंटिन्यूटी बरकरार रहनी चाहिए, और जो हमारा स्पीशीज है उसका भी कंटिन्यूटी बरकरार रहना चाहिए। जो हमारा स्पीशीज है, जो हमारी पीढ़ी है ना, वो साल भर साल चलती रहनी चाहिए, युगों युगों तक चलती रहनी चाहिए, पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहनी चाहिए। ये रिप्रोडक्शन का इंपॉर्टेंट है कि जैसे कि अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो क्या उसके नुकसान हो जाएंगे। रिप्रोडक्शन नहीं होएगा, कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ ही नहीं रही, एक्सटिंक्ट हो जाएगा ना ऑर्गेनिज्म फिर। तो इसलिए रिप्रोडक्शन क्या है, हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब रिप्रोडक्शन के बारे में आप लोग ने जान लिया। रिप्रोडक्शन में 2 मेथड भी होते हैं, तो क्या है वो 2 मेथड? रिप्रोडक्शन के 2 मेथड्स। तो रिप्रोडक्शन के 2 मेथड, ये तो सबको पता ही होगा, 9th में पढ़ा ही है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, आप लोग ने पढ़ा ही है ना। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है जान लेते हैं पहले तो। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का क्या मतलब होता है? प्रोडक्शन ऑफ यंग वन विदाउट एनी फ्यूजन ऑफ गैमेट। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब था प्रोडक्शन ऑफ यंग वन विद फ्यूजन और मिक्सिंग ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। लिख देता हूं, देखो, विदाउट फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। सेक्सुअल पे भी आ जाते हैं। विद फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखो क्या हो रहा है, विदाउट फ्यूजन ऑफ गैमेट, मतलब पेरेंट्स के गैमेट फ्यूज नहीं हो रहे, ऐसे ही रिप्रोडक्शन हो जा रहा है, उनके बॉडी से ही रिप्रोडक्शन हो जा रहा है। मतलब
2n था, डिप्लॉइड है ना, ये देखो ये n मैंने लिखा है, मतलब ये हैप्लॉइड है। अब 2n केस में माइटोसिस होता है और ये 2n बन जाता है। यहाँ क्या होता है, यहाँ पर n और ये n दोनों मिलते हैं और फिर 2n बनता है, मतलब हमारा जाइगोट बनता है। मेल गैमेट फीमेल गैमेट दोनों फ्यूज हुए, बन गया हमारा जाइगोट। अब इनके ऑफस्प्रिंग कैसे होंगे, यंग वंस जो होंगे वो कैसे होंगे? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो ऑफस्प्रिंग होंगे वो एग्जैक्ट सिमिलर होंगे अपने पेरेंट्स से। सिमिलर भी नहीं, मैं कहूंगा आइडेंटिकल होंगे। अब बोलोगे सर सिमिलर और आइडेंटिकल का क्या मतलब होता है? देखो, आइडेंटिकल का मतलब होता है एग्जैक्ट अपने पेरेंट्स के जैसे, एग्जैक्ट। अब एग्जैक्ट बोले तो कैसा, मॉर्फोलॉजिकली भी सेम होंगे और जेनेटिकली भी सेम होंगे, मतलब उनके अंदर का जो डीएनए के सीक्वेंसेस भी है ना वो भी एग्जैक्ट सेम होंगे, उसे हम कहते हैं आइडेंटिकल। ठीक है, तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो हमारे यंग वंस है वो एग्जैक्ट आइडेंटिकल है, मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आइडेंटिकल नहीं होंगे, सिमिलर होंगे, मतलब उनके जैसे दिखेंगे लेकिन जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट थोड़ा अलग होगा। क्यों मालूम है? क्योंकि देखो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों के फ्यूजन से जाइगोट बना है, मतलब मेल गैमेट का भी अपना पार्ट आएगा, फीमेल गैमेट का भी अपना पार्ट आएगा, दोनों पार्ट अपने से मिलेंगे तो कुछ अलग बनाएंगे, इसे कहते हैं वेरिएशन। अच्छा, अलग बनाएंगे इसका मतलब ये नहीं है कि मेल और फीमेल गैमेट मिले, है ना, दोनों भी तो इंसान ही होंगे सपोज, तो इंसान इंसान का मतलब संगम होगा तो इंसान का ही बच्चा पैदा होएगा, है ना, किसी और स्पीशीज का बच्चा नहीं पैदा होगा, बस वो थोड़ा सा अपने पेरेंट्स से अलग दिखेगा, है कि नहीं। अच्छा, आपको एक मूवी याद है सूर्यवंशम, याद होगा? अरे वही जहरीली खीर वाली, सोनी मैक्स पे आती रहती है। उस मूवी में क्या दिखाया है, अमिताभ बच्चन जो है ना, वो खुद ही बेटा बना है, खुद ही बाप बना है। बायोलॉजिकली क्या ये पॉसिबल है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अभी हम लोग इसमें देखें तो क्या ये पॉसिबल है? हाँ, बाप बेटे के जैसा कैसे दिख सकता है? दिख ही नहीं सकता। हम अभी देख रहे हैं वेरिएशन होता है, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। रियल में देखो, अमिताभ बच्चन का बेटा कौन है? अभिषेक बच्चन। वो क्या एकदम आइडेंटिकल है अपने पापा से? नहीं ना। अभिषेक बच्चन हाइट में मैच करता है बट अलग दिखता है ना, तो ये पॉसिबल नहीं है। मेल और फीमेल गैमेट जब मिलते हैं, फ्यूजन होता है, तब जाइगोट मिलता है, बट वो जाइगोट सिमिलर होता है, आइडेंटिकल नहीं होता। समझ में आया? तो ये हो गया हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब बच्चा लोग हम लोग असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डिटेल में पढ़ेंगे, ये पार्ट 1 में। इसके बाद पार्ट 2 आएगा, उसमें हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वगैरह सब पढ़ेंगे। फिलहाल असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम लोग एकदम डिटेल में पढ़ते हैं। अब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी डिफरेंट डिफरेंट मोड्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होते हैं। तो क्या होता है वो डिफरेंट मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, हम लोग अभी वो जान लेते हैं। डिफरेंट मोड्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन अभी हमको पढ़ना है, ठीक है। तो क्या होता है डिफरेंट मोड्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन? मतलब रिप्रोडक्शन के अलग अलग, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अलग अलग क्या क्या टाइप है, तो वो जान लेते हैं। तो सबसे पहला टाइप है हमारा फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशन, और इसका एग्जांपल है स्पाइरोगैरा। ठीक है, सबको पता है स्पाइरोगैरा क्या होता है। स्पाइरोगैरा एक तरीके का अलगा होता है, अलगी होता है। इसे हम लोग काई भी बोलते हैं। हम बोलते हैं ना काई लग गई है, बारिश के टाइम पे लग जाती है, या जो पॉन्ड रहता है, तालाब के अंदर ग्रीन 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 रहता है, उसे ही हम लोग काई कहते हैं। ये तालाब में ही होता है, समंदर में नहीं देखा जाता, क्योंकि समंदर का पानी कैसा फ्लो होते रहता है, तालाब का पानी स्टिल रहता है। तो स्पाइरोगैरा। अब स्पाइरोगैरा में फ्रैगमेंटेशन देखने को मिलता है। देखो, मैं स्पाइरोगैरा का पहले आपके लिए डायग्राम बना देता हूँ, कुछ इस तरीके का, आपको याद होगा, है ना। इस तरीके का कुछ डायग्राम था स्पाइरोगैरा का। अब स्पाइरोगैरा में क्या होता है, ऐसे फ्रैगमेंट्स बन जाते हैं। ऐसे फ्रैगमेंट में स्पाइरोगैरा खुद को इस तरीके से कट कर देता है। जब वो उसको ऐसा लग रहा है कि वो मरने वाला है या उसका भी लाइफ स्पैन खत्म होने वाला है, वो मैच्योर हो चुका है, इनफ है, तब वो खुद को इस तरीके से डिवाइड करता है। अब ये इस तरीके के उसके प्रोजीनी बनेगी, इस तरीके की स्पाइरोगैरा की प्रोजीनी बनेगी। ठीक है, अब ये नया इंडिविजुअल बनेगा, ये नया इंडिविजुअल बनेगा। तो फ्रैगमेंटेशन का डेफिनेशन हम कैसे लिखेंगे?
ऑर्गेनिज्म डिवाइड इनटू फ्रैगमेंट्स एंड प्रोड्यूस एज यंग वन। ठीक है, ये हमारा हो गया फ्रैगमेंटेशन का डेफिनेशन और फ्रैगमेंटेशन के बारे में। फ्रैगमेंटेशन के बाद दूसरा मेथड है हमारा बडिंग। फ्रैगमेंटेशन के बाद दूसरा मेथड है हमारा बडिंग। बडिंग क्या होता है? बडिंग का एग्जाम्पल है ईस्ट। अब ईस्ट के बारे में तो सबको पता ही होगा, ईस्ट क्या होता है? खमीर कहते हैं ईस्ट को हिंदी में, है ना। खमीरी रोटी खाई होगी, मटन के साथ खाते हैं, बहुत अच्छा लगता है। ईस्ट फर्मेंटेशन में यूज होता है, ब्रेड्स वगैरह में डाला जाता है ताकि ब्रेड का जो आटा है वो फूल जाए, फर्मेंट हो जाए। अब ये जो ईस्ट है, ईस्ट के अंदर कैसे रिप्रोडक्शन होता है? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखो ईस्ट का अगर आप लोग को डायग्राम याद होगा तो कुछ इस तरीके से होता था। ये इसका वैक्यूल, ये इसका पैरेंट सेल, इसको पूरा पैरेंट सेल बोलेंगे ना, पैरेंट सेल, और यहां पे उसके बर्ड्स निकलेंगे इस तरीके से। ये इसके बर्ड्स निकलेंगे, इसे हम लोग बर्ड कह देंगे। बर्ड, इसे कहेंगे चेन ऑफ बर्ड। अब देखो इसमें क्या होता है, बर्डिंग में क्या होता है, जो पैरेंट सेल है, पैरेंट सेल को इस तरीके से बर्ड निकलता है। अब ये बर्ड अटैच रहेगा अपने पैरेंट से, ये बर्ड अपने पैरेंट से अटैच रहेगा। और कब तक अटैच रहेगा? जब तक वो मैच्योर ना हो जाए। और वो मैच्योर कैसे होएगा? अपने ही पैरेंट से न्यूट्रिशन लेता रहेगा। अब न्यूट्रिशन लेते लेते ये बड़ा हो जाएगा, और जैसे ये बड़ा हो गया, मैच्योर हो गया, अब ये डी अटैच हो जाएगा और एक नया इंडिविजुअल बन जाएगा। इस प्रोसेस को हम कहते हैं बडिंग, और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ये भी एक हमारा टाइप हो गया। अब इसके बाद, बडिंग के बाद हमारा दूसरा था स्पोर फॉर्मेशन। थर्ड स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन का एग्जांपल मैं लिखूंगा क्लामाइडोमोनास। क्लामाइडोमोनास, क्लामाइडोमोनास का अगर आप लोगों को डायग्राम याद होगा तो वो कुछ इस तरीके से था। ये क्लामाइडोमोनास, जिसको हम लोग ज़ूस्पोरेंजिया बोलेंगे। ज़ूस्पोरेंजियम, ठीक है। अब यहां पे देखो इसके ऑफस्प्रिंग रहेंगे इस तरीके से, और ये फ्लैजिलेटेड रहेंगे। ये जो दो मैंने बनाया है इसको हम लोग फ्लैजिला बोलते हैं, इसीलिए इन ऑफस्प्रिंग को हम लोग कहते हैं कि ये क्या है? फ्लैजिलेटेड। अब होता क्या है, देखो इसमें ये ज़ूस्पोरेंजियम के अंदर इसके सारे स्पोर्स ग्रो हो रहे होते हैं। इसके अंदर ये सारे स्पोर्स क्या होते हैं? ग्रो हो रहे रहते हैं। अब ये जो स्पोर्स ग्रो हो रहे हैं इसके अंदर, ये कैसे ग्रो होते हैं पहले देखो। मैं इसी को इस तरीके से बना देता हूं, ठीक है। इसी को सपोज मैंने ऐसे बना दिया है, और ये जो छोटे छोटे मैं ये ग्रैन्यूल्स जैसे बना रहा हूं, यही इसके स्पोर्स है। क्या है ये? इसके स्पोर्स, ठीक है। अब ये स्पोर्स जो है यही मैच्योर होंगे इसके अंदर इस तरीके से, और जब ये मैच्योर हो जाएंगे तब ये इसको ऐसे फाड़ के ऐसे निकल जाएंगे बाहर। अब क्योंकि ये मोटाइल है ना, फ्लैजिलेटेड, तो ये अपने आप बाहर निकलेंगे। इसे हम लोग स्पोर फॉर्मेशन कहते हैं। ठीक ऐसे ही स्पोर फॉर्मेशन की जैसा एक और होता है, उसे हम कहते हैं कोनिडिया फॉर्मेशन। क्या कहते हैं उसे हम? कोनिडिया फॉर्मेशन। चलो कोनिडिया फॉर्मेशन भी हम लिख देते हैं। कोनिडिया फॉर्मेशन। अब कोनिडिया फॉर्मेशन का मैं एग्जांपल लिख देता हूं, पेनिसिलियम, ठीक है। पेनिसिलियम सबको पता है, पेनिसिलियम क्या होता है? पेनिसिलियम एक फंगस है, ठीक है। अब ये फंगस जो है ये एंटीबायोटिक जैसा काम करता है। तो पेनिसिलियम का डायग्राम कुछ इस तरीके से है, और उसके जो स्पोर्स रहते हैं वो कुछ ऐसे ऐसे रहते हैं। उसके स्पोर्स कुछ ऐसे रहते हैं। अच्छा, ये स्पोर्स देखो ये अटैच है अपने पैरेंट से, ऐसे ही अटैच है।
ये अपने आप नहीं निकल रहे हैं, नहीं निकल पाएंगे क्योंकि ये नॉन मोटाइल है। देखो स्पोर फॉर्मेशन के इसमें क्लामाइडोमोनास में हमने क्या देखा था, वो अपने आप निकल गए क्योंकि उनके पास फ्लैजिला था, इनके पास फ्लैजिला नहीं, तो ये कैसे स्प्रेड होंगे, तो इनको लगेगा एक तरीके का वेक्टर। ठीक है, देखो ये वेक्टर, अब इनके लिए वेक्टर जैसा काम करेगा हवा, विंड, विंड ब्लो होएगा, इससे ये स्पोर्स स्प्रेड हो जाएंगे, स्पोर्स एनवायरमेंट में स्प्रेड हो जाएंगे। अब ये एनवायरमेंट में अपना एक नया इंडिविजुअल जैसा बनेंगे, फिर ऐसे ये भी पैरेंसल बनेंगे। इसके लिए इनको क्या लगा, वेक्टर, जैसे हम आपके लिए हैं। ठीक है, तो ये वेक्टर इनको लगेगा। तो ये हमारा हो गया कोनिडिया फॉर्मेशन। अब कोनिडिया फॉर्मेशन के बाद हमारा नेक्स्ट है बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन तो सबको ही आता रहेगा। बाइनरी फिजन, बाइनरी फिजन देख लेते हैं। बाइनरी फिजन, इसका एग्जांपल तो हर किसी को पता ही होगा, अमीबा, है ना। अमीबा का तो डायग्राम ही एकदम सिंपल है, ऐसे कैसे भी कुछ करके बना दो। ये अमीबा, ये अमीबा का न्यूक्लियस। अच्छा, सेल डिवीजन का चैप्टर याद है, उसमें हमने क्या देखा था कि सेल कैसे डिवाइड हो रहा था। सेल डिवाइड होता था दो स्टेप से, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस का क्या मतलब था कि पहले न्यूक्लियस डिवाइड होता है, फिर बाद में वो जो न्यूक्लियस जब डिवाइड हुआ तब सेल का क्लीवेज होता है, उसको साइटोकाइनेसिस कहते हैं हम लोग। तो सेम बाइनरी फ्यूजन में इसमें भी सेम ऐसे ही होता है। अब क्या होएगा हमारा अमीबा, अब अमीबा का न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है, कैरियोकाइनेसिस। फिर इसके बाद क्या हुआ, अब अमीबा इस तरीके से डिवाइड हो चुका उसका न्यूक्लियस। अब देखो ऐसे दो नए इंडिविजुअल बन गए, ये हो गया हमारा बाइनरी फिशन। ठीक है, अब बाइनरी फिशन के बाद हमारा है गेम्यूल फॉर्मेशन। गेम्यूल फॉर्मेशन भी कुछ हद तक है ना स्पोर फॉर्मेशन जैसा ही है। गेम्यूल फॉर्मेशन भी कुछ हद तक स्पोर फॉर्मेशन ही जैसा है। तो देखो पहले क्या होता है गेम्यूल फॉर्मेशन। गेम्यूल फॉर्मेशन, गेम्यूल फॉर्मेशन का एग्जांपल में मैं लिखूंगा स्पॉन्जेस। ठीक है, स्पॉन्जेस का सबको याद रहेगा डायग्राम, कुछ ऐसा था, थोड़ा सा फूल जैसा था, तो कुछ ये ऐसा था। यहां पे उसके ऑस्टिया था, इस ऑस्टिया के अंदर से क्या आता था, वाटर और फूड मटेरियल। ऑस्टिया के अंदर से आता था इसके वाटर और फूड मटेरियल, और ऑसिक्यूलम से बाहर निकल जाता था। ऑस्टिया को जब मैं ऐसे कट करूंगा, स्पॉन्जी को मैं जब ऐसे कट करूंगा, तो मुझे इस तरीके से वो देखने को मिलेगा, और उसके जो स्पोर्स है, जो बर्ड्स है, वो इसके अंदर ऐसे रहेंगे, जो गैमेट्स है वो ऐसे रहेंगे, और उसको इस ऐसे स्पिक्यूल्स, ये कांटे जैसे रहते हैं, उसको हम लोग स्पिक्यूल्स बोलते हैं, ये उनको ऐसा प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और ये खुद को ऐसा क्यों बनाए हैं, ताकि एक अनफेवरेबल कंडीशन में वो लोग जिंदा रह सके। जब फेवरेबल कंडीशन आएगा, ये स्पिक्यूल्स हट जाएंगे और ये गैमेट्स बाहर निकल आएंगे, ये गेम्यूल बाहर निकल आएंगे, और फिर नया इंडिविजुअल बनेगा या नया ऑफस्प्रिंग बनेगा। तो ये हो गया हमारा गेम्यूल फॉर्मेशन। तो यहां पर हमारा डिफरेंट मोड्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन अभी खत्म होता है। अब इसके बाद हम लोग प्लांट्स में कैसे होता है वो पढ़ेंगे, इसे हम कहते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। तो फ्रेंड्स अब हम लोग पढ़ने वाले हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक दूसरा पार्ट है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का क्या मतलब हुआ, प्लांट प्रोड्यूस असेक्सुअली थ्रू देयर वेजिटेटिव पार्ट। अब सब बोलोगे सर वेजिटेटिव पार्ट क्या होता है, तो वेजिटेटिव पार्ट का मतलब हुआ ऐसा पार्ट जो अदर देन गैमेट वाले पार्ट्स है, जैसे कि अदर देन फ्लावर और सीड का जो पार्ट होता है प्लांट्स में, उसका मतलब हो गया हमारा स्टेम, लीव्स, बर्ड, रूट्स, ये सारे को हम लोग कहेंगे वेजिटेटिव पार्ट। मतलब हम लोग यहाँ पर प्लांट को ग्रो कर रहे हैं स्टेम की मदद से, लीफ की मदद से, बर्ड की मदद से या रूट की मदद से, इसे कहेंगे वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। तो हम लोग चलो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का डेफिनेशन लिख देते हैं।
अब यहाँ पे थ्रू द वेजिटेटिव पार्ट में क्या क्या रहेगा, स्टेम, लीव्स, बड और रूट्स, ठीक है, ये सारे हमारे वेजिटेटिव पार्ट्स आते हैं। अब प्लांट इनके जरिए रिप्रोड्यूस अगर हो रहा है तो उसे हम कहेंगे वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। अब वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में भी टाइप्स होते हैं, तो 3 टाइप के वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होते हैं। पहला है हमारा कटिंग, अब कटिंग में देखो क्या होता है, हम लोग प्लांट का कोई भी वेजिटेटिव पार्ट को काटेंगे और उसे जमीन में गाड़ेंगे, उसे प्रॉपर पानी देंगे, प्रॉपर न्यूट्रिशन देंगे, तो उससे अब एक नया प्लांट उगेगा। इसे कहते हैं कटिंग की प्रोसेस। अच्छा, जो पार्ट आप काट रहे हो ना, एक कंडीशन होनी चाहिए कि वो पार्ट के अंदर एक से ज्यादा बड होने चाहिए, इसे ही हम लोग कटिंग कहते हैं। अच्छा, अब कटिंग में भी 3 टाइप होता है। सबसे पहला कटिंग है स्टेम कटिंग, स्टेम कटिंग का एग्जांपल है रोज। आपने सुना रहेगा ना, रोज के स्टेम को अगर हम कट करके गाड़े तो हमको रोज का प्लांट देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके बाद दूसरा है हमारा लीफ कटिंग का एग्जांपल है सैंसवीरिया एक ऐसा मतलब पौधा होता है, उसके लीफ के अंदर बड्स होते हैं, तो उसके लीफ को आप जब कट करके गाड़ोगे तो तुमको सैंसवीरिया का नया पौधा देखने को मिलेगा। अब हमारा सैंसवीरिया। तीसरा है हमारा रूट कटिंग का मैं एग्जांपल दूंगा ब्लैकबेरी, ठीक है। ये हमारा हो गया स्टेम कटिंग, लीफ कटिंग, रूट कटिंग। ये 3 तरीके के हमारे एग्जांपल्स हो गए कटिंग के। कटिंग का क्या मतलब हुआ, वेजिटेटिव पार्ट को कट करके जमीन में गाड़ना, ठीक है, जिससे एक हमको नया प्लांट मिले। तो ये हो गया हमारा कटिंग। अब इसके बाद हमारा दूसरा है ग्राफ्टिंग, ठीक है। तो अब ग्राफ्टिंग पढ़ते हैं। अब ग्राफ्टिंग का पहले मतलब क्या होता है, ग्राफ्टिंग का मतलब होता है 2 parts of a plant are joined in such a way that they produce as one plant। इसे ही हम ग्राफ्टिंग कहते हैं। इसका क्या मतलब हुआ, मैं आपको डायग्राम से समझाता हूं। सपोज मेरे पास 2 सेम स्पीशीज के पौधे हैं, ठीक है। ये पौधा मेरा हुआ, सपोज ये मेरा पौधा हुआ मैंगो का, ठीक है। ये मैंगो का पौधा हुआ और ये भी एक मेरा मैंगो का पौधा हुआ। दोनों मैंगो के पौधे हैं, लेकिन दोनों की स्पीशीज थोड़ी अलग है। फॉर एग्जांपल, ये जो मेरा मैंगो का पौधा है, ये हापुस आम है, अल्फांसो जिसको बोलते हैं, और ये मेरा दशहरी आम है। अच्छा, अब मैं दशहरी आम को कुछ इस तरीके से बना रहा हूं क्योंकि सबको पता है हापुस आम मस्त गोल गोल होता है, दशहरी आम पिलपिला सा होता है ना। देखो, हापुस आम जो होता है, हापुस आम का देखो ये अच्छा है ज्यादा, स्टेम वाला पार्ट उसका बहुत अच्छा है, सपोज मतलब उसके स्टेम के ऊपर वाला पार्ट सब अच्छा है। दशहरी आम का ऐसा नहीं, उसका फ्रूट देखो ना पिलपिला सा है, तो वो, लेकिन इसके रूट बहुत अच्छे हैं, रूट की क्वालिटी, रूट मतलब स्ट्रांगली बाइंड रहता है सॉइल से। इसका सपोज उतना स्ट्रांगली बाइंड नहीं रहता है। अब मुझे एक ऐसा प्लांट क्रिएट करना है कि जिसके पास दोनों प्रॉपर्टी हो, मतलब मेरा हापुस आम के पास ऐसी प्रॉपर्टी हो कि मतलब उसके जो रूट्स है वो एकदम स्ट्रांग रहे। तो इसमें मैं भी ग्राफ्टिंग का उपयोग करूंगा या ग्राफ्टिंग मेथड का यूज करूंगा। तो मैं अब क्या करूंगा, देखो मैं ना इस पेड़ को, ठीक है, या इस पौधे को इस तरीके से ऐसे कट करूंगा, इस तरीके से मैं अभी ऐसा कट करूंगा। अब कट करने के बाद क्या होएगा, देखो मैंने इसे इस तरीके से कट किया, तो अब देखो क्या हो रहा है, ये मैंने इसे कट किया। देखो मैं क्या कर रहा हूं यहां पर, कुछ ऐसा, सपोज मैं इस तरीके से कट कर रहा हूं, एक लॉक एंड की टाइप, मैं क्या कर रहा हूं, एक लॉक एंड की टाइप जैसा कट कर रहा हूं। तो अब देखो क्या हो रहा है, अब मैं इसे कट करके इस पे लगाऊंगा, स्टेम वाले पार्ट को कट करके मैं रूट वाले पार्ट को ज्वाइन कर रहा हूं। देखो ये ऐसे मैं इसे ज्वाइन कर रहा हूं, तो अब क्या हो रहा है, अब इसके अंदर मेरा मतलब दशहरी का रूट है, ये
दशहरी आम का रूट है, बट इसका जो स्टेम है वो हाफूस आम का है, मतलब मेरे को मेरा दोनों मिल गया। तो अब क्या, लेकिन इसके लिए मैं करने के लिए फिर इसके ऊपर ऐसा प्लास्टिक से इसे रैप करूंगा इसे। अभी जब प्लास्टिक से रैप करूंगा तो मैं क्या देखूंगा, कुछ दिनों बाद ये दोनों ऐसे जुड़ गए होंगे, कुछ दिनों बाद देखूंगा कि ये जुड़ गए हैं। मतलब दो अलग अलग प्लांट्स के पार्ट को मैंने कुछ इस तरीके से जोड़ा कि कुछ दिनों बाद वो एक बन गया। टू पार्ट्स ऑफ अ प्लांट्स आर जॉइंड इन सच अ वे दैट दे बिकम वन, इसे ही हम लोग ग्राफ्टिंग कहते हैं। समझ में आया? देखो अब इसके अंदर मेरे दोनों खूबी आ गई। अब जो स्टेम वाला मैंने जो पार्ट कट किया इसे हम लोग कहेंगे सियोन। क्या कहेंगे इसे हम लोग? सियोन। और रूट वाले पार्ट में, मतलब स्टेम वाले पार्ट को कट करके रूट वाले पार्ट में ज्वाइन किया हो ना, तो रूट वाले पार्ट को हम लोग कहेंगे स्टॉक। नाम याद रखना, 1 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है ग्राफ्टिंग में, स्टेम वाले पार्ट को क्या कहते हैं और रूट वाले पार्ट को क्या कहते हैं। तो स्टेम वाले पार्ट को सियोन कहेंगे, रूट वाले पार्ट को स्टॉक कहेंगे। याद रखना, 1 मार्क्स के लिए बहुत बार क्वेश्चन आया ये बोर्ड्स में। अच्छा, तो ये हो गया हमारा ग्राफ्टिंग सियोन और स्टॉक का। एक तरीके की ग्राफ्टिंग और होती है जिसे हम कहते हैं बड ग्राफ्टिंग। अब बड ग्राफ्टिंग में देखो क्या होता है, बड ग्राफ्टिंग पहले करते क्यों है, देखो हमेशा तो पॉसिबल है नहीं कि मैं स्टेम को काट के डायरेक्ट इसमें लगा दूं, रूट में लगा दूं, बार बार ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या करते हैं, इस तरीके का सपोज मेरा है एक प्लांट, ठीक है, 2 प्लांट है मेरे इस तरीके के। अब इस प्लांट में इसके ऐसे बर्ड्स निकल रहे हैं। अब मैं क्या करूंगा, इस एक बर्ड को मैं ऐसे कट करूंगा और इसमें लगाऊंगा। इसमें लगाने का एक तरीका होगा, मैं इस प्लांट में ऐसे टी शेप में इसे कट करूंगा। मतलब पहले मैं चाकू से एक चीरा इधर लगाऊंगा, एक चीरा ऐसे लगाऊंगा। तो इससे अब इसमें कटिंग किस तरीके की हो जाएगी मालूम, ऐसे वी टाइप की कटिंग हो जाएगी, मतलब इस तरीके की इसमें ऐसे कटिंग हो जाएगी। देखो ऐसे कटिंग कुछ हो जाएगी इसमें, इस तरीके का। अब यहां पर मैं इसे लगाऊंगा, मेरे बर्ड को लगाऊंगा यहां पर, और अब मैं इसे रैप कर दूंगा थैली से या रस्सी से, है ना। तो अब देखो क्या होगा, ये ऐसा क्लोज हो जाएगा। तो ऐसे था ना, रैप कर दिया तो ऐसे क्लोज हो गया, ये इसके अंदर आ गया। अब कुछ दिनों बाद मैं क्या देखूंगा, ये बर्ड जो है वो इसका हिस्सा बन चुका है। अब ये बर्ड से जो प्लांट उगेगा, इसके अंदर से अब जो बर्ड से निकलेगा उसके पास इस प्लांट की प्रॉपर्टी होगी, इसे कहते हैं बर्ड ग्राफ्टिंग। ठीक है, तो मैं समझूंगा आपको ग्राफ्टिंग भी अभी समझ गया होगा। अब हमारा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का लास्ट है टिश्यू कल्चर। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का हमारा लास्ट है टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर क्या होता है वो जान लेते हैं। देखो हमने एक पेट्री डिश लिया, ये हम लोग ज्यादातर लैब में करते हैं। हमने एक पेट्री डिश लिया, इस पेट्री डिश के अंदर मैंने मेरा न्यूट्रिटिव मीडियम डाला है। अब बोलोगे सर न्यूट्रिटिव मीडियम कौन सा मीडियम है ना, तो याद करो अगार अगार जेल करके हमने पढ़ा था, रेड अलगे, उससे बनता है अगार अगार जेल। वो अगार अगार जेल को हम लोग यूज करेंगे, उसके अंदर न्यूट्रिटिव मीडियम्स डालते हैं। न्यूट्रिटिव मीडियम जो भी मतलब प्लांट को लगता है, मैग्नीशियम, जिंक, है ना, शुगर वगैरह जो भी लगेगा वो हम लोग डालेंगे, और उसके अंदर हम लोग हमारे प्लांट के टिश्यू को डालेंगे। अब ये जो टिश्यू होगा, ये टिश्यू होगा टोटीपोटेंट। क्या होगा ये टिश्यू? टोटीपोटेंट होगा। आप सबको मालूम होगा टोटीपोटेंट किसे कहते हैं। टोटीपोटेंट सेल मतलब ऐसे सेल्स जिनके पास एक कैपेबिलिटी हो कि वो पूरा का पूरा एक नया ऑर्गेनिज्म बन सके, पूरा का पूरा एक होल बॉडी बन सके, उसे हम लोग टोटीपोटेंट सेल कहते हैं। ठीक है, मेरा एक सवाल, ये तो प्लांट का हो गया, ह्यूमंस में कौन सा सेल टोटीपोटेंट होता है ये मुझे आप बताओगे। ठीक है, तो मेरे को ये आप लोग कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताना, जो जो इसका आंसर राइट देगा उस आंसर को मैं जरूर पिन करूंगा। ठीक है, चलो यहां पे आते हैं। तो ये जो टोटीपोटेंट सेल होते हैं, अब ये टोटीपोटेंट सेल न्यूट्रिटिव मीडियम में अब ये ग्रो करेंगे। ग्रो करने के बाद ये इस तरीके से प्लांटलेट्स बनेंगे। अब इन प्लांटलेट्स को हम लोग और बड़ा करेंगे, फिर इसके बाद हम लोग इसको सॉइल में डाल सकते हैं। इसे ही कहते हैं हम लोग टिश्यू कल्चर। इसका एक और नाम है माइक्रो प्रोपोगेशन भी कहते हैं इसे। समझ गया? तो यहां तक बच्चों हमारा हो गया असेक्सुअल रिप्रोडक्शन पूरा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे। मेरा एक और क्वेश्चन है, हमने फ्रैगमेंटेशन और बडिंग भी पढ़ा,
एनिमल्स में कौन सा एनिमल फ्रैगमेंटेशन करता है और कौन सा एनिमल बडिंग करता है, ये भी आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना, क्योंकि ये 11th स्टैंडर्ड में हो चुका है। ठीक है, तो मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर इसका आंसर बताना। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, उन्हें भी इसका नॉलेज मिले। सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।